हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में कि रूसी क्रांति क्या थी, किस तरीके से ये क्रांति संपन्न हुई और इस क्रांति के होने के पीछे क्या रीजन थे। तो आइए देखते हैं। दे रहा है कि यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। यानी यहाँ बता रहा है कि बाकी जो औद्योगिक देश थे यूरोप में, रूस के अलावा चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहाँ जो स्थिति थी उसके ठीक उलट स्थिति हो गई रूस में। क्योंकि रूस में हुआ कि सत्ता पर किसका अधिकार हो गया? समाजवादियों का, यानी पूंजीवादियों का ना होकर के समाजवादियों का अधिकार हो गया। तो यहाँ ठीक उल्टे हालात थे। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यानी 1917 में क्या हुआ? राजशाही का पतन हो गया और पतन होने के बाद ये जो घटनाएं घटी उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है कि किस तरीके से वहाँ क्रांति हुई और क्रांति के पश्चात वहाँ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। अब है ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उस क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालना होगा। निश्चित तौर पर वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमें उसके पिछले हालात को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के हम ये तय कर पाएंगे कि अभी ये हालात क्यों हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या हालात रहे पहले जिसकी वजह से ये अक्टूबर की क्रांति संपन्न हुई। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि रूसी साम्राज्य 1914 के समय से अब तक किस हालात में रहा था। करें 1914 में रूस में पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार बोला जाता है रूस में राजा को। तो उस समय राजा कौन थे? जार निकोलस द्वितीय था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये है रूसी साम्राज्य। तो ये पूरे हिस्से जो थे वो रूसी साम्राज्य के अधीन आते थे। तो ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग था रूस का। तो ये चीज़ें जो थी, ये देश जो थे पूरी तरीके से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। यानी ऑर्थोडॉक्स जो पीढ़ी थी, हम कह सकते हैं ईसाइयत की, उसको यहाँ मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध भी शामिल थे। इसके अलावा इन धर्म के मानने वाले लोग भी इस रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे। तो अब यहाँ रीज़न क्या रहा, क्या हालात रहे? इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो थी वहाँ क्रांति हुई और लोगों ने जार निकोलस द्वितीय को हटा दिया। इसके पीछे क्या रीज़न रहा? तो इसके पीछे रीज़न रहा, एक रीज़न रहा कि जार की निरंकुशता। जार जो था उसको अपने प्रजा की कतई चिंता नहीं थी
और वो जो था भोग विलास में लिप्त रहता था। तो पहला रीजन हो गया, जार जो था वो स्वेच्छाचारी था, उसे जनता की कतई चिंता नहीं थी, यानी निरंकुश था। अब दूसरा रीजन ये हो गया कि असल में देखा जाए तो उसका सत्ता पर अधिकार था ही नहीं, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जिसका नाम था जरीना, और जरीना जो थी वो अपनी उंगली पर जार निकोलस को नचाती थी, यानी जार निकोलस द्वितीय वही करते थे जो जरीना कहती थी। अब यहाँ एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाए एक तीसरा भी व्यक्ति था जिसका नाम था रास्पुटिन। रास्पुटिन जो था वो एक पादरी था और भ्रष्ट पादरी था। रास्पुटिन जो था उसकी प्रभाव में आ गई थी जरीना, यानी रास्पुटिन जो कहता था वो जरीना करती थी, और जरीना जो होती थी वो जार निकोलस द्वितीय को अपनी बात मानने के लिए बार बार हस्तक्षेप करती थी शासन के कार्यों में, और जब भी राजा जो थे जरीना के कहे अनुसार काम करता था तब उसे नुकसान होता था। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो शासन पर किसका अधिकार था? रास्पुटिन का था। रास्पुटिन जो चाहता था वो जरीना से कहता था, और जरीना जो थी वो जार निकोलस द्वितीय से कराती थी। तो इस तरीके से हुआ ये कि राजनीतिक प्रतिष्ठा जो थी वो पूरी तरीके से गिर गई, और गिरने का परिणाम ये हुआ कि जो जो अच्छे अच्छे राज दरबारी थे वे राज दरबार छोड़ते गए, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय जो था वो स्वेच्छाचारी हो गया था, उसे जो था किसी की चिंता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे लोग थे वो राज दरबार छोड़ दिए, और जरीना ने क्या किया कि ऐसे लोगों को राज दरबार में बिठा दिया जो उसका गुणगान करते थे, और वे उन्हें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि एक तरीके से कहें कि अयोग्य लोगों की शासन में भरमार हो गई, और वे मिसगाइड करते रहे जार निकोलस द्वितीय को। तो ये एक रीजन रहा जिसके वजह से रूस की जो हालात थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। तो इसको हम राजनीतिक कारण के अंतर्गत ले सकते हैं, और इस वजह से रूस में जो थी वहाँ की जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गई। और जब 1904-05 में रूस जो था जापान जैसे छोटे देश से हार गया तो हालात और बद से बदतर हो गए। उसके बाद जब विश्व युद्ध शुरू हो गया उस समय भी हालात और ख़राब होते गए, और जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान जो था अपने हाथों में ले लिया, और इस तरीके से राज दरबार जो था वो खाली हो गया। और राज दरबार जब खाली हो गया तो रास्पुटिन और जरीना ने मिल करके राज दरबार की प्रतिष्ठा को ही गिरा दिया, और ये खबर जब जनता के बीच पहुंची तो वे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटाने का निर्णय कर लिया। तो इस तरीके से ये राजनीतिक कारण रहे जिसकी वजह से रूस में क्रांति हुई। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आर्थिक कारण को देखेंगे कि क्या आर्थिक कारण रहे जिसकी वजह से रूस के लोगों ने क्रांति को विवश किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।